जय हिंद दोस्तों। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का पब्लिक का कहना है कि जब इंडिया के पीएम जाते हैं तो उनके लिए लाल कारपेट बिछाया जाता है, और पाकिस्तान का पीएम जाते हैं तो वो कटोरा लेके भीख मांगने लगते हैं। तो सारे दुनिया को पता है कि ये भिखारी मुल्क है, इसलिए भीख मांगने लगता है। इनका बात सुनिएगा तो आप लोग को हंस हंस के पेट फूलने लगेगा दोस्तों। तो चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों आगे वीडियो देखें। थैंक यू। जिस तरह बॉलीवुड में मूवी बन रही होती है, इन्होंने पूरा भारत ही बॉलीवुड बना दिया। जंग भी बॉलीवुड के अंदर, और इकोनॉमी भी बॉलीवुड के अंदर, सियासत भी बॉलीवुड की मूवी की तरह। लेकिन आप दुआएं दें कि आपके पास आज पाकिस्तान है। मैं आपके ही सेगमेंट में क्वेश्चन करता था कि टू नेशन थ्योरी से हमने क्या खोया क्या पाया। मुझे याद, मैं बिल्कुल नहीं भूलूं। लेकिन 10 मई ने मेरी बिल्कुल ओपिनियन चेंज कर दी। चीमा साहब, आज हालात ये हैं, अगर इस पार्टी से, मैं इसको सियासी पार्टी नहीं समझता, उसकी वजह यह कि सियासी पार्टी तो होती है जो जमहूरियत पे या अपनी पॉलिसी या अपनी कारकर्दगी की बेस पर सियासत करे। अगर 100 मिलियन रुपयों के एमपी खरीदने हो, सही पकड़े हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले देखता हूं दुनिया में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। डॉलर एक इस दफा अब आज जो है 227 का बिक रहा है। श्रीलंका ने जब बैंकरप्सी दी थी तो 230 रुपए का डॉलर था वहां पे। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा आप जब दुनिया के साथ कंपेयर करते हैं तो आज इटली के वजीर आजम मारियो द्रागी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से अपना रिजाइन दे दिया है। उससे पहले बोरिस यल्सिन ने रिजाइन दिया था अदम एतमाद की वजह से। मुंबई के अंदर शिवसेना अपनी गवर्नमेंट जो है वो लूज कर चुकी है अदम एतमाद की वजह से। क्या ये सारे जितने लोगों ने जिन्होंने अदम एतमाद की वजह से वोट अपनी पोजीशन लूज की है, ये सारे मुल्क के 3-3 टुकड़े करने के लिए घूम रहे हैं? इनके हाथ में, किसी के हाथ में आपने पेट्रोल और माचिस देखी है? लेकिन वाहिद एक पाकिस्तान है जहां पे हमारा एक साबिक वजीर आजम कहता है अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो किसी से रिलेशनशिप ठीक करेंगे। अब 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शहबाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने बेबी स्टेप लिया है, उन्होंने वहां ट्रेड मिनिस्टर भेजा। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? की बात आ रही है एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड स्मार्ट बॉर्डर स्वीट। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है इतने बड़े पैमाने पर। 6000 किलोमीटर्स अलोंग साइड, दोनों बांग्लादेश की तरफ भी। इसके क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, इतना बहुत बड़ा बजट है इसके, 13,000 करोड़ इंडियन रुपी, जो कि 1.3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जी। और ये वो फेंसिंग करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फेंसिंग। और दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट। मगर अगेन इसमें सारी असिस्टेंस जो है वो इसराइल से आएगी। नाम भी वही आयरन डोम कि ये इसीलिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है कि बॉर्डर जो है उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको कहते हैं डिमोलिश करें। हाँ। हम इनको खाली एरिया छोड़ना चाहते हैं ताकि हम इसको मॉनिटर कर सकें फॉर फ्यूचर कि कोई ड्रोन्स आ रहे हैं, कोई क्रॉसिंग्स हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो द इंडियंस। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? पाकिस्तान में 10 लोग मारे गए, शहीद हो गए, हुकूमत कमजोर है, हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। इन दहशतगर्दों के खिलाफ ये देखो, ये छूटे हुए हैं, ये जिसका दिल करता है हमला करते हैं। अच्छा, जब उनके ठिकाने पकड़ते हैं, ढूंढते हैं, वहां पे मारते हैं, हमला कर दिया अफगानिस्तान पे, वहां पे अटेंशन डिवर्ट कर रहे हैं यहाँ से। मतलब तुम लोग सर टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं, सर टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऐसा क्यों है कि जब कश्मीर में एक तरह की आग लगी हुई है, वहां पे लोगों को मारा जा रहा है, लोग बाहर रोड के ऊपर हैं, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसी टाइम पे ना अफगानिस्तान में अटैक करना था, ना उससे पहले ना उसके बाद में। अब बाद में भी ये बैठ जाएंगे, उससे पहले भी इन्होंने इतने अरसे से इस तरह का कोई अटैक नहीं किया, लेकिन इस वक्त अचानक से इस अटैक की क्या जरूरत पेश आ। ठीक कहा है। एक और बात बहुत डिस्कस हो रही है, हम बहुत सारे तैयारे मार सकते थे, काफी ज्यादा तैयारे थे, और आपने भी बताया अपनी गुफ्तगू के आगाज में कि 85 के करीब भारत ने अपने तैयारे फजा में रखे, जिन्हों में ये हिम्मत या जसारत नहीं हो सकी कि वो पाकिस्तान को क्रॉस करके पाकिस्तान में आ सके। मगर हम तो बहुत सारे मार सकते थे, फिर हमने 8 क्यों मारे? उसमें ये देखिए, एक होती है बड़ी टर्म, और अब तो माशाल्लाह सबको पाकिस्तानियों को पता लग गया, लेडर ऑफ एस्केलेशन होती है, यानी किस टेम्पो से आपने जंग को ऊपर लेके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एयरफोर्स कोई भी मुल्क की हो,
उसके पास ये काबिलियत होती है कि वो बहुत जल्दी एस्केलेट कर सकती है और बहुत जल्दी डी एस्केलेट भी कर सकती है। आप बॉम्बिंग बंद कर दें तो आपके जो दूसरे वेपन इतनी जल्दी नहीं पहुंचेंगे। आप बॉम्बिंग एक्सटेंड कर दें, इंटेंस कर दें, तो आप आगरा तक पहुंच जाते हैं। आप दिल्ली तक ड्रोन उड़ा रहे होते हैं। IPL हमारे नीचे हो रहा था, हमने ड्रोन नहीं गिराया उसके ऊपर। चल झूठा। ये ग्रेस होता है। एक चिनूक हेलीकॉप्टर हमने हैंगर के अंदर पिक कर लिया, खड़ा है, ड्रोन आराम से जाके मार सकता था। सरबराह एयर चीफ ने कहा कि नहीं, पुल बैक करें, इसको ड्रोन को नहीं मारना। हमने नहीं चाहते थे कि वो चिनूक हेलीकॉप्टर बहुत पोटेंट था कि बढ़े। एक और A50 एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जहाज, ह्यूज बोइंग जिस तरह जहाज, पानी उन्होंने हमारा बंद किया हुआ है और हम कह रहे हैं हमने उनके तैयारे नहीं मारने हैं। हाउ कैन वी डू इट? लीडर ऑफ एस्केलेशन अपने हाथ में रखिए। देखिए एयरफोर्स का सबसे, क्योंकि मोस्टली एयरफोर्स लड़ रही थी ना इसमें, और अल-फतेह मिसाइल फायर हुए हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। देखिए हम चाहते थे कि हम खुद अपने पाकिस्तानियों पर जंग ना थोपे। जी जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए हम इतनी जल्दी एस्केलेट कर देते, इंडिया को इतना ब्लीडिंग करते कि वो हिट बैक करने पर मजबूर हो जाता, ऑल आउट जंग कर देता। तो उसमें हमारी कंट्रीब्यूशन होती ना इन अ वे कि ऑल आउट जंग करवा दी। हम रिफ्रेन ही इसलिए कर रहे थे विद अ ग्रेस, प्रोहिबिटिव पनिशमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन एक थ्रेशोल्ड के बाद रोक लेते हैं कि ना कुछ भी कि नाक से खून सर से नहीं निकालना भी कि वो लड़ाई। तो हमने ये जो मैं A50 की बात कर रहा हूँ, ये आगरा एयरबेस के ऊपर रनवे के ऊपर टैक्सी करते हमारे ड्रोन ने लॉक कर लिया था। अच्छा, अभी उड़ा भी नहीं था? उड़ा नहीं था। वी कुड हैव लॉक कर लिया, वी कुड हैव शॉट इट डाउन। अच्छा, अब इधर ऑपरेशन रूम से एयर चीफ ने हुक्म दिया कि नहीं शूट करना। वो A50 जहाज क्या है, रूस की एयरफ्रेम बॉडी है, ह्यूज एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग 400 किलोमीटर से दुश्मन के जहाज को पिक कर लेता है, पाकिस्तानी जहाजों को। उसके ऊपर रेडार जो है इजराइल का लगवाया उन्होंने, ताकि ज्यादा लोडेड पोटेंट रहे। उसको हम मारते तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक वेपन इनका तबाह होना। इजराइल की क्या बात करें, उनका तो आयरन डोम उनका दिफा नहीं कर पाया और इन्होंने उसका रडार लगा लिया। तो वो नहीं मारा हमने। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने पास रख रहे। उस दिन जो जहाजों की आप बात कर रही हैं, जब हमने 8 मार लिए तो एक बहुत बड़ा पैनिक का एलिमेंट हो गया। आपने गॉडजिला की कॉल सुनी थी, दोबारा सुन लें, कितनी पैनिक की कॉलें हैं, वेयर आर यू। वो सारा इसलिए हो रहा था कि एलिमेंट ऑफ पैनिक सेटन हो गया। जब वो हो गया, अब ये आइडियल चांस था कि वो सारे भाग रहे थे, हम चेस करके उसको फॉलो करके मारते। लेकिन हमने फिर कहा कि बस जितनी प्राइस हमने आपसे लेनी थी वो हमने ले लिया। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? अभी तक जो ताकतवर मिलिट्री से आपने लड़ने का एक्सपीरियंस किया है, अभी तक जिस दिन उनको पाकिस्तान जैसे मुल्क से पंगा लेना पड़ गया, या अगर वो लेता है, तो इजराइल को भी समझ आ जाए कि जंग कहते किसको है। तो वो जितना सा उसका रकबा है और इलाका है ना, वो इलाका तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास जो हमारे मजाइल और जो हमारी फोर्सेस हैं, वो तो वैसे ही दो हफ्तों से भी ज्यादा, बल्कि मैं कहता हूँ 2 दिनों की मार है। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान के साथ पंगा ले। अब इंडिया के और ओमान के ताल्लुकात अच्छे हैं, मैं आपको बात बताऊं, दे हैव गुड टाइज। पाकिस्तान के ताल्लुकात उनसे वो नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि I don't think so. We have that kind of relations with Oman. मोदी साहब जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता इस सिवाय मैसेजिंग के। बहुत सारे लोगों को ये है कि शायद वो मैसेजिंग कर सकते हैं। No, he cannot do anything. हमारे मतलब आपको मत सिखा। मगर सर, इस जंग में जिन राफेल का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद राफेल की कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठने लग गए हैं। क्या ये जंग के काबिल जहाज हैं भी? क्योंकि आपको वो वक्त भी याद होगा जब मोदी ने कहा था कि हमारे पास राफेल होंगे तो हम पता नहीं क्या से क्या कर देंगे। तो आज वही राफेल, क्या वो उतने काबिल हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके किसी भी जंग में? राफेल तो हमेशा से काबिल था, मैंने तो कभी भी नहीं कहा, 1 साल से नहीं कह रहा मैं तो, जब से ये मार के हुए हैं उससे भी पहले मैंने कहा राफेल बहुत काबिल, पोटेंट, लीथल जहाज है, वेरी डेंजरस, कोई शक ही नहीं है। इश्यू ये है कि आपने इंटीग्रेट कैसे किया अपने वॉर प्लान में। स्टैंड लोन अगर 11 सुपरस्टार खड़े कर दें फुटबॉल के अंदर, मैच के अंदर, तो मैच जीतना श्योर नहीं होता जब तक वो नेटवर्किंग नहीं करेंगे। आप बेस्ट, अरे कहना क्या चाहते हो? आप बेस्ट प्लेयर दुनिया के उठा लें, उनकी इंटीग्रेशन जरूरी के गोल कैसे करना है। सर, इंटीग्रेशन से मुझे याद आया कि इंडिया जो अपने तैयारे बना रहा है, यू नो टॉकिंग अबाउट तेजास, तो भारत में ही राफेल भी बनने थे, तो वो वाली मैन्युफैक्चरिंग क्या उस काबिल होगी जो अपने तेजास नहीं इस्तेमाल कर सके? क्या उनके मुल्क में बने हुए राफेल इस काबिल होंगे कि वो इस्तेमाल हो सकें?
अभी इंडिया चाह रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ राफेल लिया जाए, और आपने याद है उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमें सोर्स कोड नहीं दिए गए। इंडिया ने काफी अपने आप को कहा था सोर्स कोड का कोई इशू नहीं है। इशू ये था कि इन्होंने वेपन्स इंटीग्रेशन होता है, वो जो सोर्स कोड का ये मतलब होता है कि अपनी मर्जी के वेपन इंटीग्रेट कर सकें। वो फ्रांस ने कहा था नहीं, हमसे पूछ के करेंगे, हम ही करके देंगे जो मॉडिफिकेशन करनी होती है। ये बड़ी कंपनियां और बड़े मुल्क तमाम ऐसा करते हैं। लेकिन मसला सबसे ज्यादा राफेल की इंटीग्रेशन का था। अभी भी इंडिजनाइजेशन वो करना चाह रहे हैं। अभी एम का एक जहाज बना रहे हैं, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया बनाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 10 साल बाद आएगा। लेकिन मैं इनसे कहता हूँ कि आपने 40 साल से तेजस का क्या किया? 40 साल में 40 तेजस है आपके पास आगे। पाकिस्तान ने 30 साल पहले प्रोग्राम किया 200 डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट्स दुबई वगैरह में जाके उन्होंने थोड़े थोड़े पटाखे पटूखे चलाने होते हैं तो वो वहाँ इस्तेमाल हो जाते हैं। दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। मैंने उनसे हमदर्दी की थी इंडियन एयरफोर्स से। ह्यूमन लॉस पे मैं नहीं खुश होता। देखिए, खुश मैं होऊंगा कॉम्बैट पे कि अगर हम आपको स्काई में कंटेस्टेड आसमान के अंदर मुकाबला करें एंड वी शूट देम डाउन, दैट्स एन एलिमेंट ऑफ प्राइड। ह्यूमन लॉस हुआ, मैंने तो सिंपैथी की थी, और बल्कि पाक फिजाई की तरफ से भी हमने सिंपैथी ऑफर की थी टू द ग्रीव फैमिली। हमारा तो ये ग्रेस है, वी डोंट सेलिब्रेट। सर नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। जैगम साहब, दुनिया ने जंगें छोड़कर सीखकर अमन, तरक्की, इजादात और सहूलतों वाले माशरे बना लिए। हम आज भी गवर्नेंस और स्ट्रक्चरल खामियों के साथ खड़े हैं 70-80 साल बाद। पाकिस्तान ने एक नया रूट बनाया ईरान के रास्ते, गबत के जरिए। हमने 3000 किलोमीटर दूर गोश्त भेजा, रेफ्रिजरेटेड मीट, फ्रोजन। हम दुनिया भर में मार्केटें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हम गोश्त बेच सकें, कहाँ हम अनाज बेच सकें, कहाँ हम आलू बेच सकें। कल की बात है, इतना आलू था पाकिस्तान में कि रुल रहा था। किसान के लिए मुश्किल हो गई थी कि किधर बेचें, कैसे बेचें। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। दुनिया में 196 मुल्क हैं। पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। चावल पैदा करने वाला दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। गन्ना पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। दूध पैदा करने वाला दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। खजूर, आम, फल दुनिया में टॉप है। ये आप सब टॉप बता रहे हैं, करोड़ों की आबादी रोटी की तलाश में है। करोड़ों की आबादी रोटी की तलाश में है, बल्कि कहें कि इन 24 करोड़ में से कई करोड़ रोटी की तलाश में है, और उनके लिए रास्ता सिर्फ जन्नत का दस्तयाब है। रोटी वो नहीं खा सकते, उनको बताया जाता है कि तुम पराठा खा लो, दाल नहीं खा सकते, तो फिर ऐसा करो कि चिकन खा लो। इसकी सीधी सीधी वजह है, और वो वजह है अदम मुसावात। उसको ना अपनी गान में डालो भैया प्लीज। वो वजह है गुर्बत, वो वजह है महंगाई। ऐसे ही है जैसे कोई गरीब बच्चा किसी सुपर स्टोर में जाए और देखभाल के घूम फिर के वापस आ जाए खाली हाथ, भूखा प्यासा, कोई भी वो चॉकलेट ना ले सके, टॉफी ना ले सके, तो इसमें सुपर स्टोर का क्या कसूर है? इसमें तो उसकी गुर्बत का कसूर है। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की ही नहीं, इंसान को तरक्की दी ही नहीं। उसमें ना तालीम है, ना उसके पास वो वसाइल हैं, ना वो सलाहियत है कि वो रोजी कमा सके, ना आपकी जो एलिटिस्ट इकानमी है उसमें इस बात की काबिलियत है कि गुर्बत को कम कर सके। जब तक आप बुनियादी तब्दीलियां नहीं लाएंगे इंसानी तरक्की के हवाले से और मईशत के हवाले से, यही कुछ होगा। सब कुछ होते हुए लोग भूखे होंगे। हेलो दोस्तों, वहाँ का यही सब है कहानी। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताए, क्योंकि वहाँ का वीडियो देख देख के आप लोग के हंस के पेट फूल गया होगा दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को कौन सा इसमें से पार्ट अच्छा लगा। तो दोस्तों, आप लोग नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और दोस्तों, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई नेट उतना लगेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि हम इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। तो एडिटिंग करते हैं, इधर से 10 वीडियो लाते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, बहुत सारा मेहनत लगता है दोस्तों। तो आप लोग तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग के लिए इतना कोई भारी बात नहीं है। तो आप लोग हमारे मेहनत के लिए इतना तो कर ही सकते हो। और चैनल पे आप लोग ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा वीडियो अच्छा लग रहा है, इसमें से कौन सा क्लिप, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को थैंक यू। और एक कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए है, तो आप लोग कमेंट करें
जो भी कमेंट करना है, कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सभी को।